हमने अब तक जो हमारी टेक्स्ट बुक है उसके फर्स्ट 2 चैप्टर्स को कवर किया है, और उसके अलावा चैप्टर 3 जो है, जो ग्रोथ ऑफ फंक्शंस के साथ एसोसिएटेड है, उसको हमने कवर किया। तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे मूव कर रहे हैं, और उस नेक्स्ट चैप्टर का नाम है डिवाइड एंड कॉन्कर। डिवाइड एंड कॉन्कर बेसिकली एक एल्गोरिथम डिज़ाइन टेक्निक है कि हमने अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, उसके लिए हमने कोई एल्गोरिथम बनाना है, तो वन ऑफ द डिज़ाइन टेक्निक इज डिवाइड एंड कॉन्कर। डिवाइड एंड कॉन्कर में, जैसा कि हमने मर्ज सॉर्ट की एग्जांपल में देखा है, कि हमने अगर एक n साइज की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो हम उस n साइज की प्रॉब्लम को पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। मर्ज सॉर्ट के केस में वो दोनों इक्वल पार्ट्स थे। इट इज नॉट नेसेसरी कि वो 2 पार्ट्स हों और वो दोनों इक्वल हों, या वो काफी सारे पार्ट्स हों और वो बराबर हों। हमने बेसिकली एक प्रॉब्लम जिसका साइज n है उसको पार्ट्स में डिवाइड करना है, और उसके बाद उन पार्ट्स को रिकर्सिवली कॉन्कर करना है। रिकर्सिवली कॉन्कर करने का मतलब ये है कि ये जो कॉन्कर वाली स्ट्रेटेजी है, इस कॉन्कर वाली स्ट्रेटेजी को सिर्फ और सिर्फ रिकर्सिव कॉल से इंप्लीमेंट किया जाएगा। वंस वो पार्ट्स कॉन्कर हो जाते हैं, यहां पर भी मैं आपको ये बता दूं, ये अगेन जरूरी नहीं है कि अगर आपने अपने प्रॉब्लम को के पार्ट्स में डिवाइड किया है तो आप के पार्ट्स को 1 बाय 1 कॉन्कर करें, यानी कि हर पार्ट को आप कॉन्कर करें। ये मुमकिन है कि एक पार्ट को एक से ज्यादा दफा कॉन्कर करना पड़े। ये भी मुमकिन है कि कुछ पार्ट्स को आप कॉन्कर करें और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, और कुछ पार्ट्स को हम कॉन्कर ना करें, प्रॉब्लम हमारी फिर भी सॉल्व हो जाए। सो हमारे पास एक n साइज की प्रॉब्लम है, हम उसके k पार्ट्स करेंगे, नॉट नेसेसरली ऑफ सेम साइज, और उनमें से हम 1 और मोर, इवन मोर देन k पार्ट्स जो हैं उनको कॉन्कर कर सकते हैं। जब हम मोर देन k पार्ट्स की बात करेंगे तो इसका मतलब है कि हम कुछ पार्ट्स को रिपीटेडली कॉन्कर कर रहे होंगे। अगेन दैट इज समथिंग विच इज बैड डिजाइन स्ट्रेटेजी। इन दैट केस हमें उसको फोकस करना होगा कि हम एक पार्ट को कम से कम एक से ज्यादा दफा कॉन्कर ना करें। सो डिवाइड करेंगे बड़ी प्रॉब्लम को पार्ट्स में, पार्ट्स को रिकर्सिवली कॉन्कर करेंगे, तो पार्ट्स जो हैं वो छोटे सेम टाइप के प्रॉब्लम्स होंगे, वो सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद अगर जरूरत हुई तो जो कॉन्कर्ड पार्ट्स हैं उनके रिजल्ट्स को आप इसमें कंबाइन कर लिया जाएगा टू गेट द सॉल्यूशन ऑफ द एक्चुअल प्रॉब्लम ऑफ साइज n। ये बेसिकली डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटेजी है। सो मैं बोर्ड पे आता हूं और उसके बाद मैं आपको वहां पर थोड़ी इसकी एग्जांपल्स देने की कोशिश करता हूं। डिवाइड एंड कॉन्कर, हमारे पास एक n साइज की प्रॉब्लम है। इस n साइज को हम पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। यहां पर मैंने एग्जाम्पल में उसके 2 पार्ट्स बनाए। इन दोनों पार्ट्स को रिकर्सिवली कॉन्कर करेंगे। यहां पर हमने बेसिकली क्या किया है, डिवाइड किया है इस स्टेज के ऊपर।
तो ये जो दोनों पार्ट्स हैं अगर ये सेम साइज के होंगे तो ये n/2 हो जाएगा, और ये जो डिवीजन है वो n साइज प्रॉब्लम टू n/2 साइज प्रॉब्लम्स में डिवाइड हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट ये है कि अगर हमें इस चीज की जरूरत होगी तो हम इन दोनों पार्ट्स को जो इस वक्त सॉल्व्ड हैं, कॉन्कर्ड हैं, ये दोनों पार्ट सॉल्व्ड हैं इंडिपेंडेंटली, इन दोनों पार्ट्स को मिलाकर इस प्रोसेस को हम कंबाइन कहते हैं। हम कंबाइन कर लेंगे इनके सॉल्यूशन को टू गेट द सॉल्यूशन ऑफ एक्चुअल प्रॉब्लम। तो ये एक तरह से एक डिजाइन स्ट्रेटेजी है। अब इसके ऊपर हम कुछ मिसालें देखते हैं, ठीक है। मसलन एक एग्जांपल जो है वो तो हमने जो ऑलरेडी देखी है वो है मर्ज सॉर्ट। मर्ज सॉर्ट का जो एल्गोरिथम है वो कुछ इस तरह से है कि अगर मैं एल्गोरिथम का नाम लिखूं MS और इसको एक एरे A और दो इंडेक्सेस P और R पास कर दूं, where P is the starting index, R is the last index, तो हम इसके अंदर करते क्या हैं कि यहां पर ये चेक कर लेते हैं कि अगर P R से स्मॉलर है तो हम एक Q में मिड पॉइंट ऑफ P और R जो है उसको ले लेते हैं। इसके बाद जो पहला पार्ट है वो A एरे का स्टार्टिंग फ्रॉम P टू Q, उसको हम कॉन्कर करते हैं। उसके बाद मर्ज सॉर्ट रिकर्सिव कॉल से जो दूसरा पार्ट Q+1 से शुरू हो रहा है और R तक जा रहा है उसे कॉन्कर करते हैं। और लास्टली क्योंकि दोनों पार्ट इंडिपेंडेंटली कॉन्कर होते हैं, और कॉन्कर होने का मतलब क्या है कि हम सॉर्टिंग प्रॉब्लम कर रहे थे तो दोनों पार्ट इंडिपेंडेंटली सॉर्ट हो गए हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि टोटल एरे सॉर्ट हुई हो। सो फॉर दैट रीजन हम एक फंक्शन कॉल करते हैं और वो फंक्शन है मर्ज का। वो इन दोनों पार्ट्स को जो एरे A का P से लेके Q तक है और दूसरा Q से लेके R तक है उनको सॉर्ट कर देता है। दिस इज बेसिकली द मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम। अब इस एल्गोरिथम का एनालिसिस कैसे करना है, क्योंकि ये रिकर्सिव एल्गोरिथम है, रिकर्सिव एल्गोरिथम्स के मुतालिक हमने ये देखा है कि हमें डिवीजन के पार्ट को करेक्ट प्रूव करना होता है। रिकर्सिव कॉल्स के ऊपर हमें यकीन करना पड़ता है कि वो काम अपना बिल्कुल ठीक करेंगी, और उसके बाद कंबाइन का पार्ट है उसको हमें प्रूव करना पड़ता है। सो कंबाइन पार्ट में मर्ज को हम अलहदा से प्रूव कर लेंगे एज अ सेपरेट प्रॉब्लम, और रेस्ट ऑफ द प्रॉब्लम जो है वो बड़ी वाजे है कि एरे जो है वो ऑलमोस्ट 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगी, कॉन्कर हो जाएगी और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इसके रनिंग टाइम एनालिसिस के लिए जैसा कि आपको याद है कि हम एक रिकरेंस लिखते हैं, और वो रिकरेंस जो है वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, और वो रिकरेंस कुछ इस तरह की है कि अगर इस एल्गोरिथम का रनिंग टाइम Tn है, वेयर n इज द रेंज P to R, n is the range from P to R, तो ये वाला एल्गोरिथम जो है ये Tn/2 टाइम लेगा, और ये वाला एल्गोरिथम जो कॉल है ये भी Tn/2 टाइम लेगा। तो वी कैन राइट हियर कि दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स Tn/2। अब जो रेस्ट ऑफ द कोड है वो ये वाला है। दिस पोर्शन इज रेस्ट ऑफ द कोड। ऊपर वाला एरिया डिवीजन के लिए और नीचे वाला एरिया कॉम्बिनेशन के लिए, वो इसमें ऐड हो जाएगा, प्लस θ(1) related to that, and
प्लस थीटा ऑफ एन रिलेटेड टू दैट। तो यहां से ये मेरे पास एक रिकरेंस आ जाएगा। बेस केस में रिकरेंस लिखना भी इंपॉर्टेंट होता है, और बेस केस का मतलब क्या है कि अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स हो तो इन दैट केस ये सारा जो कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, बल्कि अगर p लेस देन r नहीं होगा तो जस्ट एक कंडीशन टेस्ट होगी और ये फंक्शन अपना काम कंप्लीट कर देगा। सो इन दैट केस when p is not less than r, p has to be equal to r, and when p is equal to r, the n should be 1. तो in that case यहां पर t of 1 भी आता है, और उस केस में हमारा एल्गोरिदम जो है वो कांस्टेंट टाइम में अपना काम कंप्लीट कर लेता है। तो यहां से इस एक्सप्रेशन को, ये जो मैंने लेफ्ट साइड पे लिखा है, ये रिकरेंस कहलाता है, मर्ज सॉर्ट का रिकरेंस। ये चीजें हमने डिस्कस की हैं। अब यहां पर ये चीज आप नोट कर लें कि हमारी प्रॉब्लम है सॉर्टिंग की। हमारा एल्गोरिदम या डिजाइन स्ट्रेटेजी एक डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटेजी है मर्ज सॉर्ट की। हम मर्ज सॉर्ट एरे में जो ओरिजिनल एरे है उसको 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड, अप्रोक्सीमेटली वो इक्वल होते हैं, एक एलिमेंट कम ज्यादा इधर उधर हो सकता है अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑड हो तो, और उन दोनों पार्ट्स को कॉन्कर किया जाता है, ये जो नीचे दो रिकर्सिव कॉल्स हैं, और उसके बाद कॉम्बिनेशन की जरूरत भी होती है। एक मिलता जुलता एल्गोरिदम है, बड़ा आसान सा एल्गोरिदम है, आप सबने देखा होगा, वो है बाइनरी सर्च एल्गोरिदम। बाइनरी सर्च जो है उसको भी अगर आप देखें तो वो डिवाइड एंड कॉन्कर की टर्म्स में आता है। बाइनरी सर्च एल्गोरिदम को अगर मैं शॉर्ट हैंड पे लिखूं कि बाइनरी सर्च एल्गोरिदम, द फंक्शन नेम इज से BS। ये BS क्या करता है, ये एरे A जो P से R तक है उसमें X वैल्यू को सर्च करता है और अकॉर्डिंगली ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। प्री कंडीशन अपनी जगह है कि एरे सॉर्टेड होगी तो बाइनरी सर्च अप्लाई होगी, अगर एरे सॉर्टेड नहीं होगी तो बाइनरी सर्च अप्लाई नहीं होगी। अब बाइनरी सर्च एल्गोरिथम को अगर हम एक्सप्लोर करें तो हम यहां पर लिखते हैं कि इफ P इज इक्वल टू R एंड, बल्कि ये एंड जो है इसको उस पे हमें चलें, एंड A ऑफ P इज इक्वल टू X, रिटर्न ट्रू। ये इन अ सेंस बेस केस है कि इफ P इज इक्वल टू R दैट मीन एरे हैज ओनली वन एलिमेंट एट इंडेक्स P, और वो इटसेल्फ जो है वो किसके बराबर है, X के बराबर है। दैट मीन्स कि सर्च सक्सेसफुल है, हम ट्रू रिटर्न कर देंगे। लेकिन अगर ये केस नहीं है तो बाइनरी सर्च एल्गोरिदम जो है उसमें हम एल्स पोर्शन में चले जाते हैं, और एल्स पोर्शन में जाके हम क्या करते हैं कि बिल्कुल जैसे मर्ज सॉर्ट में था, हम Q एज अ मिड पॉइंट ऑफ P एंड R लेंगे, और हम ये चेक करेंगे कि अगर A ऑफ Q इज इक्वल टू X तो रिटर्न ट्रू कर दें। जो हमारे रिक्वायर्ड वैल्यू है X, जो हम एरे में सर्च करना चाह रहे हैं, वो Q पे पड़ी हुई है विच इज द मिड पॉइंट, तो हम क्या करें, रिटर्न ट्रू कर दें। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि वो वहां पर एरे में मौजूद हो, तो हम इन दैट केस ये फाइंड आउट करेंगे कि X जो है वो
ए क्यू से बड़ा है या छोटा है। अगर x जो है वो ए क्यू से छोटा होगा तो हम रिजल्ट ऑफ द बाइनरी सर्च फंक्शन जो कि रिकर्सिव कॉल है इन द एरे ए स्टार्टिंग फ्रॉम p अंटिल q माइनस 1 रिटर्न कर देंगे। और अगर x जो है वो a ऑफ q के बराबर भी नहीं है और x जो है वो a ऑफ q से छोटा भी नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम एल्स पोर्शन में वो आंसर रिटर्न कर देंगे जो कि बाइनरी सर्च रिकर्सिव फंक्शन हमें ए एरे में q प्लस 1 से r इंडेक्स में से x सर्च करके रिटर्न करता है। और ये उस सूरत में है कि यहां पर ये आ जाए। और अगर लेट्स अज्यूम कि हमारा एल्गोरिथम टिल एंड कुछ रिटर्न नहीं करता, कहीं पर भी एप्रोप्रिएट आंसर हमें नहीं मिलता, तो हम यहां पर फॉल्स रिटर्न कर देंगे। मेन एल्गोरिथम के एंड के ऊपर अगर कहीं मैच नहीं आता तो फॉल्स रिटर्न कर देंगे। नाउ दिस इज आवर एल्गोरिथम फॉर व्हाट वी कॉल्ड बाइनरी सर्च एल्गोरिथम। अब बाइनरी सर्च एल्गोरिथम को अगर हम ये समझें कि ये बाइनरी सर्च एल्गोरिथम काम कैसे करता है, तो ये बिल्कुल मोर और लेस मर्ज सॉर्ट जैसा है। फर्क ये है कि ये सर्च करता है और वो सॉर्ट करता है। उसे सारी वैल्यूज को तरतीब में लगाना है, इसको सिर्फ एक वैल्यू को सर्च करना है। तो यहां पर इसकी पहले ये देख लें कि ये काम कैसे करेगा, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी। तो आप सबको आइडिया तो है ही कि बाइनरी सर्च हमने x करना है इस एरे में से, हम p से लेके r तक सर्च करना चाह रहे हैं। अगर p और r जो हैं वो बराबर हैं कि p भी यही इंडेक्स है और r भी यही इंडेक्स है, तो बेस केस बनता है, वो हमने देख लिया। उस सूरत में हमें कुछ बड़ा काम नहीं करना है। लेकिन अगर p लेस देन r है तो हम q ढूंढते हैं विच इज मिड पॉइंट ऑफ p एंड r। और हम यहां पर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि इज x here। अगर वो यहां में x मिल जाता है तो हम ट्रू रिटर्न कर देते हैं, और अगर वो यहां पर हमें x नहीं मिलता तो फिर हम ये देखते हैं कि x जो है वो AQ से छोटा है। अगर x AQ से छोटा होता है तो हम इस एरिया में रिकर्सिव कॉल करते हैं, यानी कि बाइनरी सर्च करते हैं, और इस एरिया को हम बिल्कुल एक्सप्लोर नहीं करते हैं, बिल्कुल कॉन्कर नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं, क्योंकि एरे सॉर्टेड है। और अगर x इस वैल्यू से जो AQ पे पड़ी हुई है छोटा है, और तो सॉर्टेड एरे में वो नेचुरली इसी रेंज में होगा, इस रेंज में उसका होना मुमकिन ही नहीं है। और अगर फर्ज कर लें कि x AQ से बड़ा है, तो इन दैट केस हम इस एरिया को सर्च करेंगे, यानी कि रिकर्सिवली कॉन्कर करेंगे, और इस हाफ को छोड़ देंगे। और रिकर्सिव कॉल्स जो होती हैं वो अपना काम खुद मैनेज कर रही होती हैं। तो इन आइदर साइड जो भी रिकर्सिव कॉल होगी वो इस साइज ऑफ एरे पे होगी। उस केस में, रिकर्सिव कॉल के केस में, p और r जो है वो एक दूसरे के करीब आ चुके होंगे, और अल्टीमेटली होते होते वो p और r बराबर हो जाएंगे। अब या तो कहीं ना कहीं इन बिटवीन हमें x एरे में मिल जाएगा, या सारी एरे जब कंप्लीट हो जाएगी और वो नहीं मिलेगा और ये सारी कंडीशंस जो हैं ये फॉल्स होंगी, तो एट द एंड फिर ये एल्गोरिथम जो है वो आखिर पे हमें फॉल्स तो रिटर्न कर ही देगा। नो, दिस इज बाइनरी सर्च एल्गोरिथम। ठीक है, ये आप सारों को इस चीज का आइडिया है। मैं 2 मिनट यहाँ पॉज करता हूँ, या यानी कि थोड़ा सा पॉज करता हूँ, अगर आपने कोई क्वेश्चन करना है तो कर लें, उसके बाद हम इसके एनालिसिस पे आते हैं।
सो लेट्स अज्यूम कि हम इसका रनिंग टाइम एनालिसिस करना चाह रहे हैं। तो एज इन मर्ज सॉर्ट, ये जो पार्ट है इसका रनिंग टाइम है टी एन, और ये वाला जो रिकर्सिव कॉल है या ये वाली जो रिकर्सिव कॉल है, ये दोनों जब ये वाला लॉजिक एक दफा एग्जीक्यूट हो रहा होगा तो दोनों एग्जीक्यूट नहीं होंगी। ऊपर वाली रिकर्सिव कॉल इस कंडीशन के ट्रू होने पे एग्जीक्यूट होगी और नीचे वाली रिकर्सिव कॉल इसी कंडीशन के फॉल्स होने पे रिकर्सिव कॉल होगी। तो इन दोनों रिकर्सिव कॉल्स में से वन रिकर्सिव कॉल होगी, ये दोनों रिकर्सिव कॉल्स नहीं होंगी, कोई एक कॉल होगी। सो रिकर्जन जो है वो हाफ साइज एरे पे होगी, या ऊपर वाली या नीचे वाली, यानी कि फर्स्ट पोर्शन ऑफ एरे पे या सेकंड पोर्शन ऑफ एरे पे। तो इन दैट सेंस वी कैन राइट कि इन दोनों में से चूंकि किसी एक रिकर्सिव कॉल ने होना है, तो और वो हाफ साइज ऑफ एरे के ऊपर उसने होना है, तो हम लिख सकते हैं कि ये वाला टी एन बराबर है वन रिकर्सिव कॉल ऑफ साइज टी एन बाय 2। ये वाला जो पोर्शन है ये इस रिकर्सिव कॉल का है, और ये वाला जो पोर्शन है ये ओरिजिनल का रनिंग टाइम है। तो ये तो रिकर्जन में होगा। अब नेक्स्ट ये है कि हम रेस्ट ऑफ द कोड जो है उसको एक्सप्लोर करें। तो रेस्ट ऑफ द कोड जो है वो बेसिकली ये वाला पोर्शन है जिसमें ये रिटर्न फॉल्स भी आ रहा है। अब एक रिकर्सिव कॉल के अलावा ना तो यहां पर कोई लूप है, ना यहां पर कोई और रिकर्जन है। एज अ रिजल्ट ये इफ एल्स रिटर्न टू फॉल्स पी प्लस आर ओवर 2, ये सारी चीजें जो हैं ये अल्टीमेटली जो डिवीजन का पार्ट है या जो थोड़ा सा लॉजिक है वो कांस्टेंट टाइम में हो जाएगा। और वंस एरे में से एक एलिमेंट सर्च हो गया तो फिर हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ कंबाइन वगैरह करने की जरूरत नहीं है। एज अ रिजल्ट उसका टाइम जो है वो यहां पर यूटिलाइज नहीं होगा। नेक्स्ट जो हम इस पे देखते हैं वो ये है कि अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो तो ये तो बेस केस बनता है, और बेस केस मीन व्हेन p इज इक्वल टू r, हमने सिर्फ एक लाइन एग्जीक्यूट की है रिटर्न ट्रू, तो हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ जाएगी t ऑफ 1 इज इक्वल टू थीटा ऑफ 1। तो ये हमारे पास एक रिकरेंस आ जाएगा फॉर व्हाट, बाइनरी सर्च। सो बाइनरी सर्च इज आल्सो एन algorithm which is based on the divide and conquer strategy। जिस तरह हमने मर्ज सॉर्ट को एनालिसिस किया था उसका रनिंग टाइम, कि हमने पहले उसका एक रिकरेंस बनाया था, इसी तरह हमने बाइनरी सर्च एल्गोरिथम का भी एक रिकरेंस बनाया है। अभी मैं एक थोड़ी बड़ी और डिफरेंट मिसाल की तरफ आता हूं। यहां पे अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कर ले, क्योंकि मुझे इस बोर्ड को इरेज करना है। तो लेट्स अज्यूम स्टूडेंट हम आगे बढ़ते हैं। नाउ दिस इज समथिंग विच इज अ लिटिल डिफरेंट एंड इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। वो ये है कि हमने 2n डिजिट नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। प्रॉब्लम है हमने 2n डिजिट्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। देखें, मल्टीप्लिकेशन
कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, हमने अपने बचपन में सीखी हुई है। 21793015, अगर इनको हमें मल्टीप्लाई करना है तो हम इस 5 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 45 आंसर आता है, 4 कैरी आता है। 5 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 35 आता है, उसमें 4 ऐड करते हैं, 39 होता है, 3 कैरी आता है। 5 इंटू 1 प्लस 3 8 होता है, 5 इंटू 2 1 0 होता है। फिर ये पोर्शन हम छोड़ देते हैं और इस 1 को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करके लिखते हैं 2179। फिर हम ये वाला पोर्शन इसके साथ छोड़ देते हैं और इस 0 को ऊपर वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, और फिर ये 3 पोर्शंस हम छोड़ देते हैं और इस 3 को ऊपर वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके हम लिखते हैं, इस 3 को इनके साथ। तो वो नेचुरली वो वैल्यूज यहां पर अपीयर हो जाएंगी, वॉट एवर दे आर। ठीक है, अब यहां पर ये जो 2 नंबर्स मैंने मल्टीप्लाई किए हैं ये 4 डिजिट नंबर हैं। इसके बाद एक काम हमने ये करना है कि टू गेट द रिजल्ट हमने यहां पर इनको ऐड करके नीचे लिखना है। तो अगर मेरे पास n डिजिट नंबर्स हैं, ये तो 4 डिजिट नंबर थे, अगर मेरे पास n डिजिट नंबर हों तो मुझे n टाइम्स n स्मॉलर मल्टीप्लीकेशंस करना पड़ती हैं जो डिजिट्स की मल्टीप्लीकेशंस हैं। क्योंकि यहां पर अगर आप गौर करें तो मैंने 4 टाइम्स 4 मल्टीप्लीकेशन की है, इसको मैंने इन चारों के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर इसको मैंने इन चारों के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर इसको मैंने इन चारों के साथ मल्टीप्लाई किया, और फिर इनको मैंने इन चारों के साथ मल्टीप्लाई किया। तो मैंने 4 डिजिट्स को 4 दफा एक 4 डिजिट नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया है। तो मेरा बेसिकली मैंने कितनी डिजिट मल्टीप्लीकेशन की है, 4 इंटू 4, और उसके बाद मुझे ऑलमोस्ट 2 इंटू 4 एडिशंस करना पड़ेंगी। ठीक है, वो कौन सी एडिशंस हैं, वो ये वाली है, ये वाली एडिशंस। तो अगर मैं इसमें से 4 को n बना दूं तो मुझे n स्क्वायर मल्टीप्लीकेशंस करनी है और 2n के करीब एडिशंस करनी है। फाइन, मल्टीप्लीकेशन और एडिशंस जो हैं वो इंट डेटा टाइप के केस में या फ्लोट डेटा टाइप के केस में हमारे कंप्यूटर्स बड़े आराम से कर लेते हैं, और ये सारे आप लोगों को एक्सपीरियंस होगा कि डेटा टाइप हमारे पास होती है इंट, समटाइम्स हम लॉन्ग इंट ले लेते हैं और समटाइम इससे भी बड़ा इंटीजर हम ले लेते हैं। इसी तरह हमारे पास डेटा टाइप होती है फ्लोट या डबल, लेकिन ये फ्लोट या डबल जो हैं ये अप्रोक्सीमेट डेटा टाइप्स होती हैं, ये रियल डेटा टाइप्स नहीं होती हैं। तो आप में से अगर किसी को याद हो कि लॉन्ग इंट जो है ये अप्रोक्सीमेटली 10 डिजिट्स से बड़ा नहीं होता लॉन्ग इंट, और इसी तरह ये जो डबल है, इस डबल में भी हमारे अप्रोक्सीमेटली कोई 15 डिजिट्स के करीब हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इससे ज्यादा नंबर ऑफ डिजिट्स जो हैं वो इन बिल्ट इन डेटा टाइप्स में नहीं होते, ऑल्दो के बिहाइंड द सीन जो मल्टीप्लीकेशन वगैरह है उसमें ये सारा प्रोसीजर होगा। सो व्हाट इफ वी वांट टू मल्टीप्लाई टू n डिजिट नंबर्स। एज एन एग्जांपल मैं एक बड़ा सा नंबर आपको लिख के दिखाता हूं कि n डिजिट नंबर हम कह किसे रहे हैं। ठीक है, सो 21793600132171
1305672 एंड डॉट 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 डॉट, बहुत सारे डिजिट्स हैं। ये टोटल अगर हम इन डिजिट्स को काउंट करें तो ये n डिजिट्स बनते हैं। मेरे पास दो बड़े बड़े n डिजिट्स नंबर हैं, तो फर्स्ट प्रॉब्लम मेरे पास क्या आती है, वो आती है डेटा टाइप की, कि इतने ज्यादा नंबर ऑफ डिजिट्स वाले जो नंबर्स हैं उनको मैं स्टोर किस डेटा टाइप में करूं। वो इंट में नहीं होंगे, वो फ्लोट्स में नहीं होंगे, वो डबल्स में नहीं होंगे, तो नेचुरली इसके लिए हमें कोई यूजर डिफाइंड टाइप लेनी पड़ेगी, हमें कोई क्लास बनानी पड़ेगी, कोई स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, कुछ भी हमें इसके लिए मैनेज करना होगा खुद से। और उस क्लास में एक इतने बड़े नंबर को स्टोर करने के लिए हमें एरे चाहिए होगी। एरे ऑफ व्हाट? एरे ऑफ, आसानी के लिए हम एरे ऑफ डिजिट्स ले लेते हैं। सो बेसिकली व्हाट एन n digit number is, n digit number is an array of ठीक है जी। तो अब मैंने जब दो n डिजिट नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है तो दो एरेज इन्वॉल्व होंगी ऑफ साइज n। अब इसके लिए मुझे एल्गोरिदम लिखना है, रिजल्ट जो भी आएगा वो उसका साइज 2 टाइम्स n तक हो सकता है। तो मैं रिजल्ट के लिए एक n के मुकाबले में 2 टाइम्स n की एरे ले लूंगा, और फिर बहुत सारी कैलकुलेशंस करने के बाद अल्टीमेटली मैं कहां पर पहुंचूंगा? रिजल्ट पे। तो वो जो कन्वेंशनल एल्गोरिदम अभी मैंने आपको दिखाया था, जो हम बचपन से मल्टीप्लिकेशन करते आ रहे हैं, उसको करने के लिए जब हम, वेयर इट इज, आई थिंक सो कि वो मैंने मिटा दिए, नहीं ये नीचे मौजूद है, ठीक है। सो ये वाला जो प्रोसेस है मल्टीप्लिकेशन का, इस प्रोसेस में n स्क्वायर कंप्यूटेशंस होती हैं। n स्क्वायर कंप्यूटेशंस जो हैं वो इसमें होती हैं, क्योंकि n स्क्वायर के मुकाबले में ये जो दूसरा 2n है, वी कैन नेग्लेक्ट इट। n स्क्वायर इज द लीडिंग टर्म। तो हम एक अपने तौर पर कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 n डिजिट नंबर has a brute force algorithm, which is of complexity n square, क्योंकि उसमें n स्क्वायर मल्टीप्लीकेशंस तो हो ही रही हैं, थीटा ऑफ n स्क्वायर। अब ये मल्टीप्लीकेशन का जो एल्गोरिदम है वो एल्गोरिदम है ब्रूट फोर्स। ब्रूट फोर्स का मतलब है बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड कैजुअल सा एल्गोरिदम, जिसमें कोई अच्छी डिजाइन स्ट्रेटेजी अप्लाई नहीं हुई है, ब्रूट फोर्स एल्गो, ठीक है, सीधा सीधा सा एल्गो जो है उसका ये रनिंग टाइम है। क्वेश्चन ये है कि हम रनिंग टाइम ऑफ मल्टीप्लिकेशन को क्या इंप्रूव कर सकते हैं? जिस तरह आपने इससे पहले देखा था कि हमने सॉर्टिंग की प्रॉब्लम को जब देखा था, तो सॉर्टिंग की प्रॉब्लम में जो हमारा एक कन्वेंशनल एल्गोरिदम था, ब्रूट फोर्स तो इतना नहीं था, एक कन्वेंशनल एल्गोरिदम था विच इज इंसर्शन सॉर्ट। उस इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिदम का रनिंग टाइम क्या था? थीटा ऑफ n स्क्वायर। लेकिन उसी इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिदम को अगर हम साइड पे रखें, उस ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम को साइड पे रखें और एक डिवाइड एंड कॉन्कर टाइप एल्गोरिदम जो है उसको अप्लाई करें,
which is a merge sort algorithm, तो रनिंग टाइम ऑफ द सॉर्टिंग एल्गोरिदम ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाता है टू एंड लॉग एन। ना यहां पर भी हमें यही सोचना है, और मैं इसकी चलें एक और मिसाल दे लूं इस सोचने से पहले। वो क्या है? वो ये है कि हमने बाइनरी सर्च भी तो देखा है, ठीक है? बाइनरी सर्च एल्गोरिदम जो है वो एक सर्चिंग एल्गोरिदम है, ठीक है? तो जो लीनियर सर्च एल्गोरिदम है वो थीटा ऑफ एन एल्गोरिदम होता है, लेकिन उसी को हम थोड़ी देर बाद देख लेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि आपको डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ के आइडिया हो गया होगा कि बाइनरी सर्च एल्गोरिदम जो है वो सिर्फ और सिर्फ लॉग ऑफ एन एल्गोरिदम होता है, जो कि उसके मुकाबले में बहुत ज्यादा एफिशिएंट है। तो क्या यही स्ट्रेटेजी हम अप्लाई कर सकते हैं फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर्स? आई मीन डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटेजी क्या अप्लाई हो सकती है ऑन द मल्टीप्लीकेशन? वी शुड ट्राई इट, हमें करनी चाहिए। ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम आसान सा है, सीधा सा है, ऑल्दो कि हमने उसको कभी कोड नहीं किया है, लेकिन वो यहां पर मौजूद है। दिस इज ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम फॉर मल्टीप्लीकेशन। नाउ व्हाट आर डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिदम फॉर मल्टीप्लीकेशन? सो मैं इसको क्लियर करता हूं और इसको आपको उस तरफ को लेके जाके समझाने की कोशिश करता हूं कि डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिदम क्या है। ये मेरे पास एक नंबर है से ए, इसमें n बिट्स हैं, n डिजिट्स हैं। ये मेरे पास एक दूसरा नंबर है b, उसमें भी n डिजिट्स हैं। और मेरा प्रॉब्लम है कि मैंने a टाइम्स b फाइंड आउट करना है। डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिदम ये कहता है कि प्रॉब्लम को हाफ साइज में डिवाइड कर दो। ये वाला पोर्शन ऑफ ए एक्स बन जाए, ये वाला पोर्शन ऑफ ए वाई बन जाए, ये वाला पोर्शन ऑफ बी डब्ल्यू बन जाए, और ये वाला पोर्शन जी बन जाए। इसके बाद हम ये लिख सकते हैं कि ए बराबर है एक्स टाइम्स 10 रेज टू पावर n/2 प्लस वाई, और b बराबर है w इंटू 10 रेज टू पावर n/2 प्लस z। ये सिंपल मैथमेटिक्स है। इसकी मिसाल आप यूं देख लें कि अगर मेरे पास 2031 है, तो मैं इस 2031 को लिख सकता हूं 20 इंटू 10 रेज टू पावर 4/2 प्लस 31। यानी कि मैं इसको अगर दो हिस्सों में डिवाइड कर दूं कि पहला हिस्सा मेरे पास ये हो, दूसरा हिस्सा मेरे पास ये हो, इसमें टोटल 4 डिजिट्स हों, तो मैं इस 4 को 2 पे डिवाइड करके ये जो एक्सप्रेशन लिखूंगा 20 इंटू 10 रेज टू पावर 4/2 प्लस 31, जब मैं उसको इवेल्युएट करूंगा तो मेरे पास आंसर एग्जैक्टली वही आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने ये किया कि अपना जो ए और बी नंबर्स थे उनको एक्स और वाई में डिवाइड किया, और एक्स और वाई में डिवाइड करने के बाद मैंने ए और बी को इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई एक्सप्रेस कर दिया। जब ये एक्स एंड वाई में एक्सप्रेस हो गए, अब मुझे फाइंड आउट करना है ए टाइम्स बी। तो व्हाट ए टाइम्स बी इज, that is
x into 10 raised to power n over 2 plus y times w into 10 raised to power n over 2 plus z, इसे मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास आ जाएगा x टाइम्स w इंटू 10 रेज टू पावर n प्लस x इंटू z इंटू 10 रेज टू पावर n बाय 2 प्लस y इंटू w इंटू 10 रेज टू पावर n बाय 2 प्लस y इंटू z। कोई मुश्किल चीज नहीं है, सिर्फ हमने मल्टीप्लीकेशन की है, इस टर्म को इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये एक्सप्रेशन आ गया, x और w मल्टीप्लाई हो गए, 10 की पावर n बाय 2 और 10 की पावर n बाय 2 मिलके 10 की पावर n बन गए। इसके बाद जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये चीज आ गई। उसके बाद फर्दर जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो वो ये वाली चीज बन गई। और लास्टली जब इस y को इस z के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये yz बन गई। अब y और z के साथ 10 की पावर बिल्कुल नहीं है, तो उसकी वजह से ये जो एंड रिजल्ट है वो कुछ इस तरह से हमारे सामने आता है। अब इस एक्सप्रेशन को अगर आप देखें तो इसको हम ये कह सकते हैं कि इसमें हमारे पास एक रिकर्जन मौजूद है। दिस इज n डिजिट मल्टीप्लीकेशन। नाउ व्हाट दिस इज and what this is, ये चीज और ये चीज क्या है, ये बेसिकली n बाय 2 डिजिट्स मल्टीप्लीकेशन हैं, क्योंकि x इज हाफ ऑफ a, y इज हाफ ऑफ b, नेक्स्ट हाफ, w इज सॉरी x इज हाफ ऑफ a and y इज नेक्स्ट हाफ ऑफ a, W is half of B and Z is next half of B। ये ऊपर आपके को पता है ये चीज मौजूद है। तो बेसिकली यहां पर अगर मेरे पास n डिजिट्स की मल्टीप्लीकेशन है तो मैं दूसरी साइड पे जो मेरा एक्सप्रेशन बना है उसमें 4 n बाय 2 साइज की मल्टीप्लीकेशन है। अब मेरा असल प्रॉब्लम भी मल्टीप्लीकेशन का है, तो मैंने मल्टीप्लीकेशन को इन टर्म्स ऑफ मल्टीप्लीकेशंस एक्सप्रेस कर लिया, और एक बड़े साइज की मल्टीप्लीकेशन है, दूसरी साइड पे 4 छोटे साइज की मल्टीप्लीकेशंस हैं, तो वो 4 रिकर्सिव कॉल्स से हम मैनेज कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट इसमें और क्या, इस एक्सप्रेशन में और जो इंटरेस्टिंग चीजें हैं वो क्या है, वो ये है कि इस एक्सप्रेशन में ये मल्टीप्लाई हो रहा है इंटू 10 रेज टू पावर n इंटू 10 रेज टू पावर n बाय 2। ये कोई कॉम्प्लिकेटेड किस्म की मल्टीप्लीकेशन नहीं है। हमेशा 10 रेज टू पावर n से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब होता है, उसके आगे इतनी जीरोस लगा दो। मिसाल यहां दे देता हूं, 25 इंटू 10 रेज टू पावर 3 का मतलब क्या है, 25 के बाद सिर्फ 3 जीरोस लगानी है, कोई हमें मैथमेटिक्स कंप्यूटेशन कुछ नहीं करना। सो दैट सिंपली मीन कि ये वाला जो प्रॉब्लम है इंटू 10 रेज टू पावर n या n बाय 2 मल्टीप्लीकेशंस का, दैट इज नॉट अ हार्ड प्रॉब्लम, इट इज जस्ट अपेंड दीज जीरोस एट द एंड ऑफ द नंबर। इसके अलावा इसके अंदर एक और चीज भी मौजूद है और वो भी हमें यकीनन देखनी है, और वो क्या है, वो है ये एडिशंस।
ये बेसिकली जब यहां से एक नंबर विच इज ऑफ साइज n डिजिट्स अप्रोक्सीमेटली, और ये जो नंबर होगा विच इज ऑफ साइज n/2, ठीक है, तो जब ये मेरे पास बड़े बड़े नंबर्स आएंगे तो उनको मैंने सम भी करना है, और दो n डिजिट्स नंबर्स को सम करने का जो ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम है वो क्या होता है कि वो आप सारों को पता है, मैं रिपीट कर देता हूं। पहले डिजिट को पहले डिजिट में ऐड करके यहां लिख दो, कैरी आता है ले जाओ। दूसरे डिजिट को दूसरे डिजिट में ऐड करके यहां लिख दो, कैरी आता है आगे ले जाओ, एंड सो ऑन। तो वो बेसिकली एक जो एडिशन है वो एक थीटा ऑफ n फंक्शन होता है। तो अब अगर मैं इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा नीट एंड क्लीन करके आपके सामने रखूं और इसका रिकर्जन बनाने की कोशिश करूं, तो वो रिकर्जन क्या बनेगा, वो ये होगा कि अगर मुझे इसका रनिंग टाइम Tn रखना है तो ये वाले चारों जो हैं ये उसी तरह की रिकर्सिव मल्टीप्लिकेशंस हैं, और ये चूंकि 4 हैं तो Tn बराबर होगा 4 टाइम्स Tn/2 के। इसके बाद ये n जीरोस को या n/2 जीरोस को अपेंड करना और ये n साइज की एडिशंस करना जो नेचुरली कॉम्बिनेशन के जुमरे में आएंगी, और उसके अलावा नंबर को दो हिस्सों में डिवाइड करना, इनमें से कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं है जो बिग थीटा ऑफ n से ज्यादा टाइम लेता है। सो ओवरऑल सारों को कंबाइन करके वी कैन राइट दैट कि जो रेस्ट ऑफ द कोड हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन के एल्गोरिथम में वो क्या होगा, थीटा ऑफ n होगा। रिकर्जन ज्यादा टाइम लेगी, मल्टीप्लिकेशन ज्यादा टाइम लेगी, लेकिन उसके अलावा जो और किस्म के ऑपरेशंस हमारे पास आएंगे वो सारे कंबाइंड हो के भी थीटा ऑफ n ही रहेंगे। सो यहां से ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गई। अब दूसरी तरफ बेस केस है। हर रिकर्सिव एल्गोरिथम में ये चीज हमें बड़ी क्लियर होनी चाहिए कि जब भी हम n साइज प्रॉब्लम लेंगे वो रिड्यूस होके n/2 पे आएगी, या जहां भी रिड्यूस होगी वो फर्दर रिड्यूस होते 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 बेस केस तक जानी चाहिए। तो इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ n डिजिट्स नंबर, n से n/2 आए, n/4 आए, n/8 आए, सो इवेंचुअली आप 5 पे आ जाएंगे, 5 को 2 पे डिवाइड करेंगे 2 पे आ जाएंगे, फिर 1 पे आ जाएंगे। आप 7 पे आ जाएंगे, उसको 2 पे डिवाइड करेंगे 3 हो जाएगा, 3 को 2 पे डिवाइड करेंगे 1 हो जाएगा। यानी कहीं से भी आप आएंगे, सो डिवाइड करते 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 एक स्टेज ऐसी आएगी कि आपके जो डिजिट्स हैं वो प्रॉब्लम में 1 डिजिट्स रह जाएंगे। यानी कि आपका जो ए होगा वो भी 1 डिजिट नंबर रह जाएगा, और आपका जो बी होगा वो भी 1 डिजिट नंबर रह जाएगा। और इन दैट केस तो आपने क्या करना है, एक डिजिट को दूसरे डिजिट से मल्टीप्लाई करना है, और ये बड़े आराम से एक इंट फ्लोट डेटा टाइप में इंट्यूटिवली हो जाता है। इसके लिए हमें कोई कॉम्प्लिकेटेड लॉजिक लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये डिजिट से 3 है और ये 7 है, तो हमें पता है इसका आंसर 21 आना है। इट इज अ सिंगल डिजिट मल्टीप्लीकेशन। सो इन दैट केस जो बेस केस बनेगा वो थीटा ऑफ 1 इज इक्वल टू टी ऑफ 1 इज इक्वल टू थीटा ऑफ 1 होगा। तो बेसिकली आप ये देखेंगे ये जो तीसरा प्रॉब्लम है जिसको अभी तक हमने सिर्फ उसका एनालिसिस किया है, एल्गोरिथम हम लिख लेंगे, एल्गोरिथम लिखना कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन हमें ये समझ आ जानी चाहिए कि जो मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम है वो क्या है, और उसको रिकर्सिवली सॉल्व किया भी जा सकता है या नहीं किया जा सकता। अगर उसे किया जा सकता है तो कैसे किया जा सकता है। इन सारी चीजों को देख के हमने एक जो एक्सप्रेशन बनाया, जो सब कुछ किया, हमने कहा कि जी किया जा सकता है। तो अल्टीमेटली मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ गया। अब इस एक्सप्रेशन में आप नोट करें कि 4 रिकर्सिव कॉल्स है, ठीक है। वो 4 रिकर्सिव कॉल्स की वजह से ये मेरे पास रिकरेंस बन रहा है। किसी एक क्लेवर मैथमेटिशियंस ने
वंस एक एल्गोरिदम दिया, एक एक्सप्रेशन जो है उसने उसको दिया, और वो एक्सप्रेशन उसने थोड़ा सा इस तरह मॉडिफाई किया कि जिसको जब हम अप्लाई करते हैं तो उस केस में जो रिकर्सिव मल्टीप्लिकेशंस हैं वो 3 रह जाती हैं, लेकिन जो नंबर ऑफ एडिशंस हैं या बाकी के मामलात हैं वो थोड़े से ज्यादा हो जाते हैं। तो इन दैट केस वो जो मल्टीप्लिकेशन का एल्गोरिदम है वो, उसका रिकर्जन जब हम लिखेंगे तो वो ये होगा, क्योंकि उसमें 3 रिकर्सिव कॉल्स होंगी, चौथी रिकर्सिव कॉल उसमें नहीं आएगी जैसा कि अभी मैंने आपको ऊपर बताया। लेकिन 3 रिकर्सिव कॉल्स के बाद जो वो एक्सप्रेशन है वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, मगर उसमें एडिशंस ज्यादा हो जाएंगी, कुछ और जो स्मॉल कॉम्प्लेक्सिटी के फंक्शनैलिटीज हैं वो ऐड हो जाएंगी, कोई बिगर कॉम्प्लेक्सिटी की फंक्शनैलिटी उसमें ऐड नहीं होगी। सो एज अ रिजल्ट उसका जो रिकरेंस है वो यही रहेगा, और नेचुरली ये तो साथ आएगा ही। सो ये एक और रिकर्जन है। यहां पर क्लास को कंक्लूड करने से पहले मैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की एक छोटी सी मिसाल दे दूं। मैट्रिक्स अगर मेरे पास n बाय n साइज की है, ठीक है, पहले मैंने बिग इंटीजर्स को मल्टीप्लाई किया है, अब मैं मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूं। तो मेरे पास अगर एक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ n बाय n साइज, और इसको मैंने दूसरी स्क्वायर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, अगेन वो n बाय n साइज की है, तो इनसे जो रिजल्ट मल्टीप्लाई होके मिलेगा मुझे वो भी एक मैट्रिक्स ही होगी जो n बाय n साइज की होगी। नाउ माय प्रॉब्लम इज टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ साइज n बाय n। इस प्रॉब्लम को भी हम डिवाइड एंड कॉन्कर से कर सकते हैं कि अगर मेरे पास ये वाली मैट्रिक्स A है, ये वाली मैट्रिक्स B है, और इसका रिजल्ट जो है वो मेरे पास मैट्रिक्स R के तौर पे आता है, तो जब मैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, पहले भी ये एक दफा डिस्कस हुआ था, तो ये एक n क्यूब ऑपरेशंस होंगे, क्योंकि आप सारों को इस चीज का आइडिया है कि जब हम एक मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो एक वैल्यू होती है रिजल्ट में, वो एक पूरी रो को एक पूरे कॉलम के साथ प्रोसेस करने से हासिल होती है। इसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है, इसका दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है, तीसरा तीसरे से होता है, और अप टू द लास्ट से मल्टीप्लाई होते हैं, और फिर वो सम अप होते हैं, और एंड रिजल्ट यहां पर एक वैल्यू आती है। इसकी जो नीचे वाली वैल्यू है वो नीचे वाली रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करने से हासिल होगी, इसके जो नीचे वाली रो है वो इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करने से हासिल होगी। ये जो यहां वाली वैल्यू है वो पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करने से हासिल होगी, और इसी तरह ये जो लास्ट वैल्यू है वो लास्ट रो को लास्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करने से हासिल होगी, प्रोसेस करने से। तो यहां पर मैं n स्क्वायर वैल्यूज मुझे फाइंड आउट करनी है यहां पर, और हर वैल्यू को कंप्यूट करने के लिए मुझे n ऑपरेशंस तो एटलीस्ट करने पड़ते हैं। हर वैल्यू को कंप्यूट करने के लिए मुझे n ऑपरेशंस तो करने पड़ते हैं। तो इसके साथ जब मैं n भी मल्टीप्लाई करूंगा तो जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का एल्गोरिदम है वो एक क्यूबिक एल्गोरिदम बन जाएगा। हम क्या डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटेजी अप्लाई करके, जैसे हमने पहले मर्ज सॉर्ट पे की, फिर हमने लीनियर सर्च पे अप्लाई की, फिर हमने मैट्रिक्स बिग नंबर्स मल्टीप्लिकेशन पे अप्लाई की, क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के ऊपर भी डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटेजी अप्लाई हो सकती है? आंसर इज वेरी यस, हो सकती है। कैसे हो सकती है उसको ट्राई करते हैं। मेरे पास ये जो दो ओरिजिनल मैट्रिसेस हैं, मैं इनको 4 छोटी मैट्रिसेस में
डिवाइड कर लेता हूं 4 4। सो बेसिकली जो बड़ी मैट्रिक्स थी उसका जो भी ऑर्डर था, ये जो छोटी मैट्रिसेस बन रही हैं, इन छोटी मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो उसके मुकाबले में हाफ है। ये जो 8 छोटी मैट्रिक्स हैं ये n/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स हैं, जबकि ये जो बड़ी मैट्रिक्स है वो n ऑर्डर की मैट्रिक्स है। इसी तरह ये जो आंसर आएगा उसमें भी ये 4 मैट्रिसेस होंगी। अब अगर ये वाली मेरी बड़ी मैट्रिक्स A और B हैं और ये रिजल्ट मेरे पास R आ रहा है, तो मैंने मैट्रिसेस को डिवाइड करके ये जो मैट्रिक्स है उसको मैं A11 कह देता हूं, इसको A12 कह देता हूं, इसको A13 कह देता हूं, इसे A14 कह देता हूं। ये B11 हो गई, ये B12 हो गई, ये B21 हो गई, ये B22 हो गई, और इसी तरह ये R11, R12, R21 और R22 हो गई। तो अब जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इस पूरी रो को जब इस पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये इस पूरी रो को जब इस पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो नतीजा क्या आएगा, इसका पहला। अब हम ये कर रहे हैं कि हमने मैट्रिसेस को टुकड़े कर दिया है, तो अगर मैं इन सारों को इकट्ठा करूं तो जो R11 है वो बेसिकली इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके बाद में उन्हें सम करके मेरे पास हासिल होगा। कहने का मतलब ये है कि ये जो R11 है ये वाला सब मैट्रिक्स ये मिलेगा इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने से A11 B11, उसके बाद इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने के साथ A12 B21, फिर फाइन, और उसके बीच में इन दोनों को नेचुरली ऐड भी किया गया है। इससे मेरे पास सिर्फ एक पॉइंट जो है वो मुझे मिला है, और वो ये है कि मुझे सिर्फ ये वाला पोर्शन मिला है अभी तक। अगर मुझे इस पोर्शन को हासिल करना है तो मुझे इस पोर्शन को इससे मल्टीप्लाई करना है, उसमें इस तरह की 2 मल्टीप्लिकेशंस और इस तरह की एक एडिशन इन्वॉल्व होगी। अगर मुझे इसे फाइंड आउट करना है इसे, तो मुझे इस पोर्शन को इस पोर्शन से मल्टीप्लाई करना है, उसमें भी इस तरह की 2 मल्टीप्लिकेशंस और इस तरह की एडिशन शामिल है। एंड लास्टली नेचुरली अगर मुझे इस पोर्शन को हासिल करना है तो इसे इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। इन दैट केस अगेन इस तरह की 2 मल्टीप्लिकेशंस और इस तरह की एक एडिशन मुझे मिलेगी। तो आप अगर यहां से हिसाब लगा लें तो R11, R12, R21 और R22 को कंप्यूट करने के लिए मुझे टोटल इस तरह की 8 मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस चाहिए होंगी। मैं बेसिकली करना ये चाह रहा था कि एक n/n साइज की मैट्रिक्स को दूसरी n/n साइज की मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करके एक n/n साइज की मैट्रिक्स बनाना चाह रहा था। मैंने डिवाइड कर दिया बड़ी मैट्रिसेस को ऑफ साइज n/2 हाफ, और उसके बाद मैंने मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस बनाए मैट्रिक्स ऑपरेशंस की मदद से, जो कि ये बने हुए हैं। तो मुझे एक बड़ी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए 8 हाफ साइज मल्टीप्लिकेशंस करना पड़ेंगे, कुछ एडिशंस करना पड़ेंगी। मैट्रिक्स एडिशन का भी आप में से मेजॉरिटी को आइडिया होगा कि n² अगर एलिमेंट्स अगर एक मैट्रिक्स में है और n² एलिमेंट्स ही अगर दूसरी मैट्रिक्स में है तो उनको जब हम आपस में ऐड करते हैं तो n² आंसर आता है। सो ये जो एडिशन है 2 मैट्रिसेस की वो n² होती है। सो इन दैट सेंस अगर मैं इसको रिकर्सिवली
करने की कोशिश करूं तो मेरा जो Tn होगा वो होगा 8 रिकर्सिव कॉल्स ऑफ साइज n/2 प्लस डिवीजन एंड एडिशन जो कि थीटा ऑफ n स्क्वायर है, और डिवाइड होते होते अल्टीमेटली मेरी मैट्रिसेस जो हैं वो 1/1 साइज की रह जाएंगी, और वो 1/1 साइज की मैट्रिसेस जो हैं वो कांस्टेंट टाइम्स में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। एज एवरीवन नोस कि ये मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक वैल्यू है, ये दूसरी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक वैल्यू है, जब उनको मल्टीप्लाई करके एक नई मैट्रिक्स बनाएंगे जिसमें सिर्फ एक वैल्यू है, सो वो बेसिकली इन दोनों मैट्रिसेस वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है। सो ये कांस्टेंट टाइम में हो जाएगा। तो ये एक तीसरा एल्गोरिथम है जो हमने डिवाइड एंड कॉन्कर से किया, रादर चौथा है। तो मैं अगर इन सारी चीजों को कैप करके समराइज करूं तो आज हमने काफी सारे एल्गोरिथम्स जो डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटेजी के साथ थे उनको देखा। सबसे पहले हमने मर्ज सॉर्ट देखा, फिर हमने लीनियर बाइनरी सर्च देखा, बाइनरी सर्च के बाद हमने नंबर्स की मल्टीप्लिकेशंस देखी, और फिर हमने मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन देखी। ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम्स भी इनके देखे और डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम्स भी देखे। इनके जो ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम्स हैं, ठीक है, सारों के यानी कि प्रॉब्लम्स के ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम्स का जो रनिंग टाइम है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। मर्ज सॉर्ट का ये नहीं है, इसका जो रनिंग टाइम है वो थीटा ऑफ n स्क्वायर है, इसका जो रनिंग टाइम है वो थीटा ऑफ n है, इसका जो रनिंग टाइम है वो थीटा ऑफ n स्क्वायर है, और इसका जो रनिंग टाइम है वो थीटा ऑफ n क्यूब है। मर्ज सॉर्ट का रनिंग टाइम हम निकाल चुके हैं, लेकिन रनिंग टाइम से ज्यादा इंटरेस्टिंग जो है वो रिकरेंस है। इसका रिकरेंस है 2t n/2 प्लस थीटा ऑफ n, जो अल्टीमेटली मुझे आंसर क्या देता है, n log n। ये जो बाइनरी सर्च है इसका जो रिकरेंस है वो है 1t n/2 प्लस थीटा ऑफ 1, जो अल्टीमेटली मुझे आंसर क्या देता है, log ऑफ n। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का जो रिकरेंस हमने निकाला है उसे अभी हमने सॉल्व नहीं किया है, वो है 4t n/2 प्लस थीटा ऑफ n, और जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का रिकरेंस है वो अभी अभी जो मैंने निकाल के फारिग हुआ हूं वो है 8t n/2 प्लस थीटा ऑफ n स्क्वायर। अब इसका आंसर और इसका आंसर क्या आता है ये तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम सॉल्व करके देख लेंगे। इन केस ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको बताया था कि किसी क्लेवर पर्सन ने कहा था कि 4 रिकर्सिव कॉल्स की बजाय 3 रिकर्सिव कॉल्स से भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। बिल्कुल ऐसे ही मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के केस में भी एक साहब जो हैं उन्होंने बड़ा एक क्लेवर सोल्यूशन दिया है। उन्होंने कहा कि जी 7 हाफ साइज मल्टीप्लिकेशन से भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो इन दैट सेंस डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम्स को थोड़ा सा क्लेवरली अगर हम यूज करें तो हम नंबर ऑफ रिकर्जन्स कम कर सकते हैं। उनके इम्पैक्ट्स क्या होते हैं, उनको सॉल्व कैसे करना है, ये चीजें आज अब चूंकि टाइम काफी ज्यादा हो गया है मैं इसको यहाँ पर कंक्लूड करता हूँ। हमारे पास बहुत सारी और ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम इसी तरह से डिवाइड करके कॉन्कर करके और इफ नेसेसरी उसके बाद उनको कंबाइन करके अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्टली डिवाइड करके कॉन्कर करके एक प्रॉब्लम को अगर हम सॉल्व करें तो हो सकता है हमें जो रनिंग टाइम है वो अप्रोप्रिएट ना मिले। मसलन ये जो 4 है, इस 4 के केस में जब मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा इस रिकरेंस को तो ये थीटा ऑफ n स्क्वायर आंसर आ जाएगा, और अगर ये थीटा ऑफ n स्क्वायर है
तो ये भी थीटा ऑफ एन स्क्वायर ही है जो ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम का रनिंग टाइम है। इसी तरह अगर मैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के केस में इस 8 को लेके ही इसे सॉल्व करूं तो ये आंसर जो मुझे देगा वो थीटा ऑफ एन क्यूब देगा। तो ऑलरेडी जो ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम है वो भी थीटा ऑफ एन स्क्वायर है, तो ये भी थीटा ऑफ एन स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन अगर एक किसी भी क्लेवर वे से हम एक रिकर्सिव कॉल को कम कर सकें तो हमारा प्रॉब्लम बेहतर हो सकता है। या फिर हम समहाउ जो ये वाला टाइम है, ये टाइम कौन सा है, डिवीजन का या कॉम्बिनेशन का, इसको कम कर सकें तो हमारे रिजल्ट्स बेहतर हो सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हम हमेशा कम कर लेंगे, नंबर ऑफ रिकर्सिव कॉल्स कम कर लेंगे या जो एक्स्ट्रा वर्क हो रहा है उसको कम कर लेंगे। लेकिन अगर हम किसी तरह से एक डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम्स में इन चीजों को मैनेज कर लें तो हमारे रिजल्ट्स ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम्स की तरह के मुकाबले में ज्यादा बेहतर हो सकते हैं। सो आज का लेक्चर मैं यहाँ कंक्लूड कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमारा इंशाल्लाह 2:10 पे शुरू होगा, अनलेस एंड अनटिल मैं आपको कोई ईमेल के थ्रू बता दूं कि जी ये टाइम जो है वो बदल गया है। सो 2:10 पे जब लेक्चर शुरू होगा, आप उससे पहले जो भी मैं कोशिश करूंगा कि ये जो वीडियो है इस वीडियो को मैं यूट्यूब पे पब्लिश कर दूं। आप इसको एक दफ़ा ज़रूर देख लीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि 2-4 क्वेश्चंस जो हैं वो आप इसके ऊपर अपने बना लें सो दैट कि हम पहले क्वेश्चंस को लेके फिर आगे बढ़ें। सर टाइमिंग सिर्फ नेक्स्ट लेक्चर के लिए 2:10 है, उसके बाद 3:35 तक से स्टार्ट हुआ करेगा। नहीं स्टूडेंट, एक्चुअली आप कौन बोल रहे हो? सर मैं दाऊद बात कर रहा हूँ। हाँ दाऊद, ऐसा है कि यूनिवर्सिटी ने ना एक टाइम टेबल बनाया है, PUCIT ने, और वो वाला टाइम टेबल उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए बनाया। तो उन्होंने वहाँ पे 2:10 टाइम जो है वो रखा है। अब क्लैशेस का जहाँ तक इशू है, 2:10 पे भी क्लैशेस हैं और 3:35 पे भी क्लैशेस हैं। तो आप सारे स्टूडेंट्स, अभी देखो मैं अगर ओवरऑल एनालिसिस करूं तो मेरी क्लास में 50 स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड हैं, लेकिन 50 स्टूडेंट्स जो हैं वो कभी भी रेगुलर क्लास में और ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट नहीं हुए। रेगुलर क्लास भी 20-25 स्टूडेंट्स पे मुश्तमिल होती थी और ये ऑनलाइन क्लास भी 20-25 स्टूडेंट्स पे मुश्तमिल होती है। अगर आप सारे स्टूडेंट्स ऑनेस्टली अपना डेटा हमें दे दें तो हम क्लास को किसी ऐसे टाइम पे स्केड्यूल कर सकते हैं जहां पर सब लोग इसे अटेंड कर लें। लेकिन चूंकि ये स्पेशल क्लास है, इसको मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो उस सिलसिले में मैंने फिर यही सोचा है कि मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो 2:10 पे राजी हैं। तो आपकी अटेंडेंस, तो आप आएँ, अटेंडेंस लगाएं और बेशक दूसरी क्लास पढ़ लें। उसके बाद आप 3:35 के ऊपर नेक्स्ट डे नेचुरली जब मैं वीडियो अपलोड कर लूँगा, आप वीडियो को डाउनलोड करके देख लें। और मैं उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो मेरा रेगुलर सेशन नहीं ले पा रहे होंगे, मैं कोशिश करूँगा कि उनके लिए 1-2 स्पेशल सेशंस, बेशक मुझे 1.5 घंटा लगाना पड़े, मैं उनके साथ उनके प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए मौजूद होगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ, मतलब मैं आप लोगों को ये नहीं करूँगा कि जी नहीं अब आप खुद ही पढ़ें, जो मर्जी करें। मैं ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो लेक्चर है, जो वीडियो रिकॉर्डिंग है, उसको अच्छे तरीके से बैठ के सुने, कॉपी पेंसिल साथ रख लें, नोट्स लें, क्वेश्चंस बनाएं, और जब मैं आपके साथ एक सेशन करूं उस सेशन में मैं सबको इनवाइट कर लूंगा, बाकी लोग भी आ जाएं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जो भी उसके में जिस स्टूडेंट का जो भी प्रॉब्लम होगा उसको हम उसमें एड्रेस कर लिया करेंगे। वो सेशन हम फ्राइडे को रख सकते हैं जिसमें आमतौर पर क्लासेस कम होती हैं, और इस तरह बाकी जो है। ठीक है।
जी किसी और स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो? अगर किसी स्टूडेंट की अटेंडेंस जो है वो लगाना मिस कर जाए और वो उस वक्त कोई दूसरी क्लास पढ़ रहा हो, तो बेशक मुझे एक ईमेल कर दे idris@pucit के ऊपर कि सर मैं एट दैट टाइम जब आपकी क्लास हो रही थी तो क्लैश की वजह से मैं दूसरी क्लास में मौजूद था, तो काइंडली आप इस कोर्स में मुझे प्रेजेंट कर दें, मैं इंशाल्लाह उसे भी मैनेज कर लूँगा। कोई स्टूडेंट अगर क्वेश्चन हो किसी का? नो सर। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।